स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल छोटा लाल दानव। क्या तुमने कोई गलती की है? यहाँ कैदी बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है। आपने इसे उतना उचित बताया, फिर भी यह पता चला कि आप वास्तव में गलत थे। फियोना कहे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने जेल प्रहरियों के मार्गदर्शन में जेल की जांच की थी। फिर भी न केवल किसी भी कैदी में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि वे बाहर के लोगों की तुलना में अधिक और जवान लग रहे थे। जब कैदियों ने खूबसूरत सुंदरता, राधा और मनमोहक छोटी चुटकी को देखा तो उनमें जबरन कोठरियों से बाहर निकलने की इच्छा हुई। उनके बारे में कुछ ठीक नहीं है, राधा ने कहा। आपका क्या मतलब है? आदर्श ने पूछा। उनके दिमाग में कुछ अजीब है। मुझे आसानी से उनके मन को पढ़ने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति जादूगरों जितनी मजबूत नहीं है। लेकिन जब मैं उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वे धुंध से ढके हुए हैं, राधा ने ध्यान से समझाया। राधा एक मानसिक तत्व जादूगर थी। पार्थेन मंदिर न केवल अपने उत्कृष्ट उपचार जादू के लिए जाना जाता था, बल्कि यह अन्य तत्व, विशेष रूप से व्हाइट मैजिक में भी अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रतिष्ठित था। इसे हीलिंग का मंदिर कहने के बजाय इसे सफेद जादू का पवित्र हॉल कहना अधिक उचित था। राधा की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए कैदियों के दिमाग को पढ़ना बहुत आसान था, तब भी जब वह जानती थी कि उनके दिमाग गंदे विचारों से भरे होंगे। हालांकि जब राधा ने उनकी भावनाओं को महसूस करने और उनके विचारों को समझने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही है। यह अजीब लगता है। मुझे लगता है कि हमें वास्तव में सरकार से यहाँ किसी को भेजने के लिए कहना चाहिए। मैं जाकर फोन करूंगा, समीर ने कहा। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, अधेड़ उम्र के जेल प्रहरी ने अजीब भाव से कहा। फिर मैं बाहर से फोन करूंगा। समीर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। जेल से बाहर निकलने के रास्ते में कई दरवाजे होते थे। समीर ने एक अन्य जेल के प्रहरी को रास्ता दिखाने के लिए कहा। जेब में बहुत दुर्गंध थी, इसलिए वो कुछ ताजी हवा भी लेना चाहता था। आइए गहराई में चले, चुटकी ने कहा। समूह ने गार्ड का पीछा किया और उस स्थान से गुजरा जहां सामान्य कैदियों को रखा जाता था। वे उन कोठरियों में पहुंचे जहां गंभीर अपराधियों को रखा गया था। एक पुल पार करने के बाद वे धातु से बने एक मोटे दरवाजे के सामने पहुंचे। आदर्श ने उस पर नजर डाली और अधेड़ उम्र के जेल प्रहरी मर्गनों से कहा, यह एक बहुत ही ठोस दरवाजा है। मुझे यकीन है कि मैजिशियन को भी इसे तोड़ने में कठिनाई होगी। हाँ, हमें चिंता है कि कुछ जादूगर आकर जेल में अशांति फैला देंगे, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जादूगरों को भी जेल से बाहर निकलने में कठिनाई होगी। मार्गनों ने आगे बढ़ना जारी रखा और उन्हें जेल की स्थिति समझाई। जैसे ही वे दरवाजे के पास से गुजरे, वह तुरंत उनके पीछे बंद हो गया। वह स्थान बिल्कुल अंधेरा था और रोशनी थोड़ी देर के बाद ही आई। पूरी जेल बर्फीले लोहे से बनी थी, इसलिए वह जगह फ्रीज जितनी ठंडी थी। भाई आदर्श यह सोच रहा था कि यहाँ किस तरह के कैदियों को रखा जाएगा। तभी उसने अपने दिमाग में राधा की आवाज सुनी। आदर्श थोड़ा घूमा और उसने अपने होठों को पास करके राधा को देखा। वो हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधा उससे बात करने के लिए साइकिंग वॉइस का इस्तेमाल क्यों कर रही थी। क्या उसके पास कुछ ऐसा था जो वह दूसरों से नहीं कह सकती थी? मैंने गार्ड के दिमाग को भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में कैदियों जैसी ही थी। मुझे लगता है, राधा ने आदर्श से सतर्क स्वर में कहा। आदर्श ने तुरंत अपना चेहरा सीधा किया। अरे गार्ड, क्या आप कृपया दरवाजा खोल सकते हैं? मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, आदर्श ने मॉर्गनो से कहा। मॉर्गनो धीरे धीरे घूमा। जब वह आदर्श और राधा के बीच आगे पीछे देख रहा था तो उसकी काली काली आंखें हल्की सी टिमटिमा रही थी। मॉर्गनो अचानक मुस्कुराया। जेल की रोशनी की मंद चमक के नीचे यह अजीब लग रहा था। यहाँ आते ही तुम मेरे कैदी हो, मॉर्गनो जोर जोर से हंसा। उसकी आवाज एक और भयानक भेदने वाली आवाज से भरी हुई थी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या आप हमें यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो बस एक छोटे से जेल प्रहरी है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम कौन हैं? मॉर्गनो की ओर इशारा करते हुए फियोना ने तुरंत कहा। मॉर्गनो के शरीर से एक लाल लाल ऑरा उभरने लगा, मानो दर्जनों गहरे लाल रंग की आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही हो। उसकी पुतलियां बुरी तरह से लाल हो गई थी,
क्योंकि वह लालच के भाव से फियोना को घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होगी और उसकी लार भी बाहर आने लगी। वह फियोना के साथ यौन दुर्व्यवहार करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि यह स्पष्ट था कि वह उस कोमल युवती को मारने के बारे में सोच रहा था। मुझे पता होना चाहिए था, अगर इस जगह के बारे में कुछ गलत होता तो ये जेल प्रहरी भी निश्चित रूप से इसमें शामिल होता। हमें तो बताओ कि तुम वास्तव में क्या हो? तुम लोगों के पास प्लेग क्यों लाए? चुटकी पूरी तरह से निडर थी। यहाँ तक कि उसने इस मामले में ईमानदारी से पूछताछ भी शुरू कर दी। छोटी बच्ची, जब मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम यह सब सीख जाओगी और जान जाओगी। मार्गनों की दुष्ट उपस्थिति और भी मजबूत होगी। उसकी त्वचा फटने लगी, मानो उसके नीचे से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लंबे झूलते तंबू उसके सिर से एक कण खजूरे की तरह फूट रहे थे। भयानक बाल उसके शरीर को कसकर ढक रहे थे। उसके पैर एक पुराने पेड़ की काली जड़ों में बदल गए थे और तेजी से जमीन पर फैल रहे थे। धीमी रोशनी ने जेल प्रहरी की छाया को चिकनी दीवार पर फेंक दिया। फिर भी वह अब किसी आदमी की छाया नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक डीमन था जिसकी पीठ पर जाल लगे हुए थे। क्या आखिर यह चीज क्या है? फियोना पूरी तरह से घबरा गई और समूहों के पीछे छिप गई। राधा का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने जेल प्रहरी में भारी बदलाव होते देखा, जो कुछ ही समय पहले पूरी तरह से सामान्य दिख रहा था। क्या यह राक्षस प्लेग का स्रोत हो सकता है? आदर्श ने स्वरूप को एक शानदार चमक उत्सर्जित करते हुए देखा जब डीमन ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, जिसका अर्थ था कि प्राणी ऊर्जा का स्रोत था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। आदर्श उत्सुक था, असेन स्वरूप किसी डीमन पर प्रतिक्रिया क्यों करेगा? अब इस बारे में चिंतित होने का समय नहीं है। उसे इस बात का ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जेल प्रहरी अचानक राक्षस में क्यों बदल गया, जैसे कि उस पर कोई शैतान आ गया हो। जिसके बारे में बोलते हुए आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा हो। मुझे पता है कि तुम क्या हो, आदर्श ने अचानक शांति से कहा। जेल प्रहरी का आकार उससे दोगुना था और उसका चेहरा पहचान से परे बदल चुका था। उसके माथे को पूरी तरह से ढकने वाली आंखें आदर्श पर टिक गई। वो अजीब हंसी में फूट पड़ा। लगता है आपके पास कुछ अच्छा है, इसे मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। राक्षस मानव भाषा में बोलता था, फिर भी उसका स्वर बहुत अजीब लगता था। मुझे यकीन है कि आपके पास एक मास्टर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह यहाँ है? आदर्श ने पूछा। ओह, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कुछ पता है, लेकिन हमारा मालिक इस तरह छोटी सी जेल में कैसे आ सकता है? राक्षस ने कहा। जब वो यहाँ है ही नहीं तो तुम इतने आत्मसंतुष्ट क्यों हो रहे हो? मर जाओ। जैसे ही आदर्श ने अपना सिर उठाया, तानाशाह लाइटनिंग के एक बोल्ट ने डीमन पर जोरदार प्रहार किया। राक्षस को उड़ते हुए भेजा गया। वह सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया और नीचे विशाल क्षेत्र में भर भरा कर गिर गया। राक्षस अभी मरा नहीं, वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों से क्रोधपूर्ण रक्त रंजित चमक निकल रही थी। उसने अपना सिर उठाया और जोरदार दाढ़ लगाई। इस बीच सीढ़ियों से नीचे की कोठरियां खुल गई, जैसे कि कैदी बाहर निकले और अविश्वसनीय ताकत से अपने कपड़े और जंजीरें फाड़ दी। हालांकि वे जेल प्रहरी की तरह डिमनों में परिवर्तित नहीं हुए थे, फिर भी उनकी पीठ पर तंबू और भयानक रूप थे। आदर्श, क्या आप जानते हैं कि वे क्या है? चुटकी उस समय हैरान रहेगी जब उसने कई कैदियों को डिमनों में बदलते देखा। मैं जापान में कुछ इसी तरह की स्थिति में पहुंच गया था। इन कैदियों ने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया है। उन्हें मत मारो, लेकिन जेल प्रहरी का आधा शरीर पहले ही खराब हो चुका है। वह स्रोत है, उसे खत्म किया जाना चाहिए, आदर्श ने कहा। आदर्श को पहले भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। कुछ ही समय बाद जब उसने और चाहत ने ईस्ट गार्जियन टावर से एविल असेंस ऑर्ब चुराया, तो चाहत सड़क पर लगभग एक डीमन में बदल गई थी। आदर्श को आखिरकार समझ आ गया कि असेंस ऑर्ब क्यों चमक रहा था और जेल गार्ड को असेंस ऑर्ब में दिलचस्पी क्यों दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए थे। वह बुरी शक्ति जो समय के साथ अंतहीन नफरत, क्रोध और दर्द से जमा हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने के बाद उसके दिमाग को तुरंत नियंत्रित कर सकती थी। लाल दानव। ईस्ट गार्जियन टावर ने पहले लाल दानव को जन्म दिया था। दूसरे लाल दानव का भ्रूण असेंस ऑर्ब आदर्श के हाथ में था।
दादू इसकी बुरी उपस्थिति को मिटाने में कामयाब हो गए थे। इसे एक ऐसे गोले में बदल दिया जो ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। जेल प्रहरी से बात करते समय आदर्श ने जिस मास्टर को संबोधित किया वह पहला लाल दानव था। कैदी बुराई से भरे हुए थे, उनके दिमागों को नियंत्रित किया जा रहा था। शहर प्लेग से परेशान था, जिससे लोगों को पीड़ा और दर्द झेलना पड़ रहा था। हालांकि आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि यह सब रेड डीमन का काम था। सौभाग्य से लाल दानव वह पुराना मित्र जिसका उल्लेख लाइक्राम जी ने किया था, ने इस छोटी जेल में रहने का फैसला नहीं किया। इसने केवल एक छोटे से लाल डीमन को पाला था, अन्यथा इस तरह बिना सोचे समझे मामले में घुसना और जांच करने से वे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाइक्राम के अनुसार पहला रेड डीमन एक महान शासक लेवल के डीमन प्राणी जितना ही शक्तिशाली था। यदि छोटा लाल दानव प्लेग के पीछे अपराधी था तो इसे हल करना उतना मुश्किल नहीं था जितना आदर्श ने शुरू में सोचा था। एक बार जब वह छोटे लाल दानव से निपट गया और शहर भर में फैली बुरी उपस्थिति को दूर कर दिया तो प्लेग जल्द ही दूर हो जाएगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल अनडाइंग डीमन। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अब जब क्वारंटीन क्षेत्र में लोग दंगा कर रहे हैं तो हमारे पास पहले से ही संख्या कम है। आखिर हम कहां और लोगों को ढूंढेंगे और उनसे एक छोटी जर्जर जेल की जांच करने के लिए कहेंगे? अधिकारी ने कॉल के दूसरे छोर पर अधीरता से कहा। दंगा? क्या वे कुछ समय पहले ठीक नहीं थे? वे अचानक दंगा क्यों कर रहे हैं? क्या कई लोग अचानक प्लेग से मर गए? समीर ने उत्सुकता से पूछा। हमें कोई अंदाजा नहीं है। सभी मरीजों की आंखें खून से लथपथ थी, जैसे कि वे पागल हो गए हो, और वे आसपास के अन्य लोगों पर अटैक करते रहे। हमारा काम हो गया। पूरा कक्का शहर भारी संकट में है, अधिकारी ने कहा। हमने ढूंढ लिया, बस बहुत हो गया। हम वहां लोगों को नहीं भेज पाएंगे और मेरे पास आपसे बात करने का वक्त भी नहीं है। लेकिन समीर कुछ कहने ही वाला था कि अधिकारी ने सीधे फोन काट दिया। समीर ने दूसरी ओर से तेज आवाज सुनी और वह अलार्म की आवाज को हल्के से पहचान सका। यह स्पष्ट था कि अधिकारी उससे झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन मरीज अचानक इतना अजीब व्यवहार क्यों करेंगे जब वे केवल बीमारी से पीड़ित थे? समीर का मानना था कि आदर्श और अन्य लोगों को बताना आवश्यक था। स्थिति अचानक बिगड़ गई थी क्योंकि लोग स्थानीय सरकार के खिलाफ दंगे कर रहे थे। यदि वे संगरोध क्षेत्र से भागे और अधिक लोग संक्रमित हो गए तो प्लेग को हल करना बेहद मुश्किल होगा। दरवाजा क्यों बंद है? आदर्श, राधा, क्या आप वहां हैं? समीर ने मोटा दरवाजा पटक दिया, फिर भी दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पीछे मुड़ा और उसने उन कोठरियों से तेज आवाजें सुनी जिसमें सामान्य कैदियों को रखा जाता था। कैदी कोठरियों से बाहर निकल आए और उसकी ओर देखने लगे। यहाँ क्या हो रहा है? जेल में भी दंगा? समीर ने कैदियों को खून भरी आंखों से देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। आखिरकार वह एक कैप्टन था जिसने डीमन प्राणियों की सेना के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया था और प्राचीन राजधानी की आपदा जैसे महाकाव्यों का अनुभव किया था। इसकी तुलना में केवल बाहुबल वाले इन कैदियों से निपटना इतना मुश्किल नहीं था। दरवाजे के अंदर छोटा लाल डीमन गंभीर अपराधियों के बीच खड़ा था जो अब तंबू में ढके हुए थे। इसका उनसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह अपराधियों को आदेश देता रहा, उन्हें दुश्मन पर अटैक करने का आदेश देता रहा। उनकी बुरी उपस्थिति अधिक मजबूत है। सबसे अधिक संभावना उनके दिलों में रहने वाली बुराई के कारण है, राधा ने कहा। कोठरियों में सामान्य कैदी पहले बिल्कुल सामान्य दिखते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा जो किया वह 3 महिलाओं को बुरी नजर से घूरना था। हालांकि गंभीर अपराधी बहुत बुरे थे। वे न केवल लालच से प्रेरित थे बल्कि मनुष्यों को जीवित खाने की लालसा से भी प्रेरित थे। वे अभी भी लोग हैं, इसलिए उन्हें मारने की कोशिश न करें, चुटकी ने उन्हें याद दिलाया। इन गंभीर अपराधियों को केवल नियंत्रित किया जा रहा था। दुष्ट उपस्थिति ने उन्हें शक्ति प्रदान की थी, लेकिन वे अभी भी मनुष्य थे। भाई आदर्श, फियोना और मैं इन अपराधियों को संभाल देंगे। आप मुख्य अपराधी को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, राधा ने आदर्श से कहा। राधा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब वे फिर से खुली तो उसकी आंखें, जो आमतौर पर झील की तरह शांत होती थी, अचानक तेज तलवार की किरणें निकालने लगी।
माइंड कंट्रोल। राधा को स्पष्ट रूप से याद था कि वे गंभीर अपराधियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनमें से किसी को भी मौत की सजा नहीं दी गई थी। वे भी प्लेग के शिकार थे, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा तरीका उनके दिमाग पर अटैक करना था। आध्यात्मिक शक्ति निराकार थी, लेकिन इसे राधा की इच्छा से अपराधियों के दिमाग में डाला गया था। हमला पाकर अपराधी तुरंत दर्द से चिल्लाने लगे मानो उनका सिर फट जाएगा। वे एक साथ जमीन पर गिर पड़े। राधा के माइंड पंक्चर का क्षेत्र काफी बड़ा था। वह एक ही पल में 100 से अधिक आदमियों को अपने वश में करने में सफल हो चुकी थी। भाई आदर्श, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी, राधा ने कहा। समझ गया। आदर्श ने कोई भी समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत भागती हुई शैडो डाली और छोटे लाल डीमन के पास पहुंचा। आओ और मेरे साथ पीछे खेलो। आदर्श ने अपने हाथों के बीच स्पेस एलिमेंट की शक्ति एकत्र की। उसने छोटे लाल दानव को जबरदस्ती उठाया और पीछे पिंजरे में फेंक दिया। आदर्श ने खुद को गंभीर अपराधियों को घायल करने से बचाने के लिए ऐसा किया था। फियोना, जो अभी भी राधा के पास खड़ी थी, को तुरंत उसके इरादे का एहसास हो चुका था। उसने अपराधियों को इसके मैजिक से बचाने के लिए तुरंत उनके चारों ओर एक वाटर कर्टेन स्थापित किया, और अगर राधा अब उन्हें नहीं रोक सकती थी तो उन्हें कुछ अतिरिक्त समय भी मिल गया। छोटा लाल दानव क्रोधित हो गया, यह सोचते हुए कि आदर्श और उसका दल केवल सामान्य जादूगर थे। यह देखते हुए कि वे कितने युवा थे, इसने केवल खुद को उजागर होने से बचाने के लिए उन पर अटैक किया। यह आश्चर्य की बात थी कि जादूगर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक। आदर्श ने जेल गार्ड राक्षस को धातु की दीवार पर जोर से पटक दिया। छोटे लाल दानव में भी उल्लेखनीय ताकत थी। यह आदर्श के टेलीकिनेसिस का जबरदस्त ताकत से विरोध करने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना पंजा ऊपर उठाया। आदर्श को एहसास हुआ कि उसका स्पेस एलिमेंट वेद जितना दुर्जय नहीं था। उन्होंने तुरंत हार मान ली और इसके बजाय अपने सबसे मजबूत एलिमेंट का उपयोग किया, लाइटनिंग तानाशाह। आदर्श ने अपनी हथेली पलटी। लाइटनिंग की किरणें तुरंत सैनिकों की तरह इकट्ठी हो गई, और जैसे ही आदर्श ने अपना हाथ खोला, उन्होंने छोटे लाल डीमन पर जमकर अटैक किया। छोटे लाल डीमन की रक्षा काफी उत्कृष्ट थी और लाइटनिंग के चाबुक ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा। डिफेंस पूरी तरह से स्थापित होने से पहले आदर्श ने मजबूत स्पिल डालने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपनी कमजोर क्षमताओं से ही राक्षस को दूर रखने का प्रयास कर सकता था। भाई आदर्श, हमने यहाँ काम पूरा कर लिया है, इसे खत्म करो, राधा ने आदर्श को चिल्लाया। आदर्श ने सिर हिलाया। उसके हाथ की लाइटिंग और तेज हो गई। कड़कड़ाती लाइटनिंग का तानाशाह भी अधीर लग रहा था, मानो उसे अपनी ताकत का परीक्षण करने की तीव्र इच्छा हो गई। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने अपने हाथों को पंजों में जकड़ लिया और उन्हें आगे की ओर झुका दिया। उसके शरीर को ढकने वाली ब्लैक लाइटनिंग विनाशकारी शक्ति के साथ छोटे लाल डीमन की छाती को फाड़ते हुए ड्रैगन के पंजे में बदल गई। छोटा लाल दानव एक कमांडर लेवल के प्राणी जितना ही शक्तिशाली था। आदर्श को अतीत में एक कमांडर लेवल के प्राणी को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लाइटिंग स्पिलों की क्षति अब 3 गुना हो गई है, और लाइटनिंग तानाशाह डोमेन और डार्क लाइटनिंग क्लॉ दोनों के साथ, जो मूल रूप से एक एडवांस स्पेल था, उसके पास कोई भी होगा इस चीज को खत्म करने में परेशानी। लाइटनिंग ने छोटे लाल दानव की सुरक्षा को भेद दिया और उसकी छाती को फाड़ दिया, और उसकी गर्दन और सिर भी अलग हो गए। अजीब बात है, छोटा लाल दानव मरता नहीं दिख रहा था, इसके चेहरे पर भयानक मुस्कान बनी रही। तुम्हारा जादू शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगी, कभी भी नहीं। छोटे लाल दानव के अधूरे शरीर से एक बुरी उपस्थिति फूट पड़ी, और उसने जल्द ही अपने लापता शरीर के हिस्सों को ठीक कर दिया, जैसे कि वह एक अमर आत्मा थी। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों की बुरी आत्माएं भी एक पल में ऐसी गंभीर चोटों से उबरने में असमर्थ थी, क्योंकि लाइटनिंग उनके खिलाफ भी काफी प्रभावी थी। आदर्श ने तानाशाह कॉल नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने तुरंत लिटिल फ्लेम बेले की ताकत का उपयोग करके एक शक्तिशाली फायर स्पिल का प्रयोग किया। विशाल आग का गोला आगे बढ़ा और अविनाशी जेल की मोटी दीवार में एक बड़ा छेद छोड़ दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सकी। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि छोटा लाल डीमन निश्चित रूप से मर चुका है, फिर भी उसने धीरे धीरे अपनी बुरी शक्ति के प्रभाव में अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि सबसे तेज पुनर्जीवन क्षमता वाला प्राणी भी जलकर राख हो जाने के बाद इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। आदर्श का दृढ़ विश्वास था कि इसका प्राणी की
स्वयं ठीक होने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि उसका मैजिक उस पर गंभीर प्रहार करने में असमर्थ था। मैं आपका प्रतिद्वंदी नहीं हूं, लेकिन आप मुझे नष्ट भी नहीं कर सकते। शहर जल्द ही मेरे राज्य में बदल जाएगा, छोटा लाल दानव तीखी आवाज में चिल्लाया। आदर्श का दिल टूट गया। यदि प्लेग और फैलता है तो छोटा लाल दानव भी मजबूत हो जाएगा। कुछ शहर पहले ही संक्रमित हो चुके थे और पीड़ितों द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक भावनाओं इसके लिए पोषक की तरह काम कर रही थी। यदि अधिक लोग प्लेग से मर गए तो नफरत अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और तब तक आदर्श छोटे लाल दानव को लेने में सक्षम नहीं होगा। आदर्श, यह चीज संभवतः अपनी चेतना के साथ एक ऊर्जा शरीर है। आप इसे एक साधारण डीमन प्राणी के रूप में नहीं सोच सकते, क्योंकि इसे मारने के लिए केवल जादू ही पर्याप्त नहीं है, चुटकी ने कहा। छोटा रेड डीमन वास्तव में दुनिया के सबसे भयानक प्राणियों में से एक था। जिस तरह से इसे बनाया गया था उसके कारण यह अधिकांश तत्वों के लिए अजय था और आदर्श ने मूल रूप से अपने सभी एलिमेंटों को आजमाया था। फियोना एक लाइट मैजिशियन थी और उसने अपने लाइट स्पिलो का उपयोग करने की कोशिश की थी। फिर भी लाइट एलिमेंट, जो किसी भी प्रकार की बुरी उपस्थिति को दूर करने में सक्षम था, छोटे लाल दानव के खिलाफ बेकार था। यह आदर्श का पहली बार था जब वह इतने पेचीदा अस्तित्व का सामना कर रहा था। जब आदर्श ने टुकड़ों में बंटे हुए छोटे लाल दानव को फिर से स्वस्थ होते देखा तो वह उत्तेजित हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से होगा जिसे वह अपने जादू से नहीं मार सकता। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से कुछ आग फेंकने वाला था, उसने शानदार एसेंस ऑर्ब की एक झलक देखी। यह सही है, गोला ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, कड़ाई से बोलते हुए। गोला छोटे लाल दानव के पूर्वज को समाहित करने में सक्षम था। गोला इसे भी अवशोषित करने में सक्षम हो सकता है, आदर्श ने सोचा। इसलिए छोटा लाल दानव एसेंस ऑर्ब को नियंत्रित नहीं कर सका। आदर्श ने छोटे लाल दानव को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और एसेंस ऑर्ब को बाहर निकाल दिया। फिर उसने एसेंस ऑर्ब से एक टुकड़े को छुआ। एसेंस ऑर्ब की रोशनी तेज हो गई क्योंकि उसने छोटे लाल दानव के एक टुकड़े को अवशोषित कर लिया। एक बार जब टुकड़ा एसेंस ऑर्ब में समा गया तो छोटे लाल दानव का असली स्वरूप सामने आ गया। यह बादल भरी ऊर्जा का एक झोंका था जो आत्मा के रेमनेंटों के समान था, जिसे ब्लैक पेंडेंट सामान्य रूप से अवशोषित करता था। इसने काम किया। आदर्श बहुत खुश था। वह केवल इसे आजमा रहा था, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि एसेंस ऑर्ब बुरी ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एसेंस ऑर्ब एक शानदार चमक उत्सर्जित करता रहा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और एक एक करके उन्हें अपने में समाहित कर लूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आप अब कितने आत्मसंतुष्ट है। समस्या का समाधान खोजने के बाद आदर्श ने और भी अधिक हिंसक अटैक किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।